लेट्स मूव टू द रेजोनेंस। अब हम स्टार्ट करने वाले रेजोनेंस। पहले अगर हम लेक्चर फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं, पहले हम रेजोनेंस में सबसे पहले देखेंगे कि रेजोनेंस का डेफिनेशन होता क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं, उसके सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। हम रेजोनेंस के डिफरेंट सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहलाता है, इन सारी चीज़ों पे हम पहले फोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस के डिफिनीशन के साथ। तो अगर हम रेजोनेंस के डिफिनीशन को देखें तो उसका एक बेसिक सा और सिंपल सा मैंने डेफिनेशन लिखा। अपन ज्यादा बुकिश बातें नहीं करने वाले, अपन वही बात करेंगे जिससे अपन अपना कंसेप्ट काफी क्लियर बना पाए। तो पहला डेफिनेशन है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। डिलोकलाइजेशन क्या है भाई? डिलोकलाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि मूवमेंट। क्या समझ सकते हो? मूवमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ये मतलब कि बहुत बच्चे डर जाते हैं कि डिलोकलाइजेशन होता क्या है। तो बस आप ऐसे समझो कि यहाँ से वहाँ घूमना या मूवमेंट करने का अर्थ ऑर्गेनिक के हिसाब से उसे हम डिलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें डिलोकलाइजेशन के अंदर आए, तो जैसा कि मैंने बोला कि अपन डिलोकलाइजेशन कुछ नहीं ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में होते हैं उन्हें अपन पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, पैरेलल। ध्यान रहे, यहाँ पे किसी भी ओरिएंटेशन में पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ बोला गया कि आपको रेजोनेंस के लिए पैरेलल पी ऑर्बिटल चाहिए। बच्चे इस बात को ही नहीं समझ पाते हैं कि रेजोनेंस की एक्चुअल डिफिनीशन है क्या, और वो पागल रहता है कि मैं रेजोनेंस नहीं समझ पा रहा हूँ कि कब रेजोनेंस होगा कब नहीं होगा। तो वो एक्चुअली में वो बेसिक डिफिनीशन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अपन इसको 2-3 मिनट बहुत अच्छे से देखेंगे। तो अपन ध्यान देते हैं फिर से डिफिनीशन की ओर। तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पैरेलल पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो इसका अपन थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम से बोलना क्या चाह रहे हैं अपन। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, क्या ऐसा पी एक्स लिखा हुआ है, ये पी एक्स है क्या भाई? अगर आपको नहीं पता है तो ये पी एक्स ऑर्बिटल्स है। क्या है? ऑर्बिटल्स। ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, अपन वहां देख लेंगे। पी एक्स पी ऑर्बिटल जैसे कि पता है डंबल शेप होता है, काफी बच्चों को ये बात पता होगा यार, बहुत ही बेसिक चीज है। तो ये डंबल शेप होता है। तो यहाँ पे पैरेलल पी ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। ये तीनों ऑर्बिटल्स का प्लेन आप देख सकते हो, एक ही है प्लेन। पी एक्स पी एक्स पी एक्स तीनों पैरेलल है और एक ही प्लेन में है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीड ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल्स। कैसे होने चाहिए? ऑर्बिटल्स एकदम एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पर अपन ध्यान दें, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा अपन क्या बोल रहे हैं, तो ये जो तीन बने हुए हैं यहाँ पे ऐसे डंबल शेप, इनका ये है पी ऑर्बिटल्स। क्या है? पी ऑर्बिटल्स। तो मैंने यहाँ पे पी ऑर्बिटल का एग्जांपल लिया है। और रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है नीड ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल्स। क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? वैकेंट। क्या होने चाहिए? वैकेंट। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे से क्या बना रखा है, तो ये एक पाई बॉन्ड बना रखा है। क्या बना रखा है? एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्बिटल्स ने एक पाई बॉन्ड यहाँ बना रखा है। पर यहाँ पर अपन वो लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे पी और एक पाई ऑर्बिटल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इधर बॉन्ड बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला वैकेंट हो जाएगा। तो इसमें अपन ने किया क्या, ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेंस का पार्ट होता है कि नीड ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो हमें चाहिए वो कैसे होने चाहिए? हमें पैरेलल ऑर्बिटल्स चाहिए। तो पैरेलल ऑर्बिटल में अगर हम डायग्राम के अंदर देखें, तो अगर एक ये ऐसे शो कर रहा है पाई बॉन्ड बना हुआ, अगर आपको ये नहीं पता तो आप केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस देखना, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो वो इस साइड से एक पाई बॉन्ड ऐसे बना लेगा और इधर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा तभी पॉसिबल होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल होगा जब सारे तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में हो। ध्यान से सुनो मेरे बात को, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो और पैरेलल हो। ठीक है, और वैकेंट भी होना चाहिए। अपन बहुत सारा, ये एक रेजोनेटिंग सिस्टम में से एक पार्ट है, अपन बहुत सारे रेजोनेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन जानेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं लेक्चर फ्लो में। जैसे कि हमने बेसिक डिफिनेशन देख लिया, यहाँ पे वैकेंट पी क्या है। अगर आप अभी ये अगर आप वैकेंट पी ये सब डिसाइड नहीं कर पाते हो
किसके पास वैकेंट पी है या नहीं, तो आप हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर का हमारा वीडियो देख सकते हो। उससे आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे इससे, इस क्वेरी के रिलेटेड कि आप पी ऑर्बिटल चेक कर पा रहे हो या नहीं। तो अपन चलते हैं आगे। तो अपन ने बेसिक डिफिनिशन, और अगर आपका भी डिफिनेशन नहीं भी क्लियर होगा तो वो काफ़ी लॉजिकल बात है, 50 to 60% केसेस में ऐसा हो सकता है। आप हमारे साथ आगे चलते जाइए, और जैसे कि हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अब आते हैं स्मार्ट प्लस। हाउ टू डिसाइड वेदर एन एटम हैड वैकेंट पी और वैकेंट डी। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट रिलेटेड पॉइंट बना दिया है कि अपन कभी भी कुछ अच्छा पढ़ेंगे तो उसे स्मार्ट प्लस में पढ़ेंगे, कि अगर केमिस्ट्री से कुछ लिंकिंग कंसेप्ट है तो उसे स्मार्ट प्लस के अंदर पढ़ेंगे। तो अब मैंने यह सिखाया कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक एटम के पास वैकेंट पी या वैकेंट डी है कि नहीं, जैसा कि हेडिंग से आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। क्या देखना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा आपको बच्चों, इतना मैं उम्मीद करके चल सकता हूँ। तो कार्बन के पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो कि हाइब्रिडेशन वाला है, उसमें ये सब मैंने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियरली बताया हुआ है। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। तो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, जो यहाँ पे काफी क्लियरली बनाया हुआ है। आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p1। तो एक्साइटेशन जब होता है, जब ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन जब एक्साइटेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग सिचुएशन आता है, यानी कि हाइब्रिडेशन होने का समय आता है, तब ये जो 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ के जंप करके आ जाता है ऊपर की ओर। ये काफी बेसिक बात है, अगर आपको नहीं पता तो आज आप जान लो कि कभी भी एक्साइटेड होता है एटम, तो उसके वैकेंट ऑर्बिटल का जितना भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सब अनपेयर्ड होने का अटेम्प्ट लेता है, अगर पॉसिबल है तो। तो अपन इतना बात कर लिया कि क्या होता है, कैसे एक्साइटेशन होता है। पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिख देते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन अगर माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हटा करके। फिर उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि इसमें अपन देखेंगे क्या। एक्साइटमेंट के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन वहां चल गया, तो जब हाइब्रिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा? हाइब्रिडेशन। जैसे कि मैंने आपको हाइब्रिडेशन वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से हाइब्रिडेशन के बारे में बताया है। हाइब्रिडेशन में हमने सीखा था कि जब हाइब्रिडेशन होता है तो जो भी एटम्स के ऑर्बिटल होते हैं, एस या पी या डी, वो जैसे अगर एक हाइब्रिडेशन हो रहा है जिसमें एक एस आ रहा है, 2 पी आ रहा है, तो क्या करते हैं, एक एस और 2 मिल के कंबाइन करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिस ऑर्बिटल का अपन नाम देते हैं, जितने भी ऑर्बिटल उसमें यूज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर 2 पी और एक एस यूज हुआ है तो sp2, 3 पी 2 डी और एक एस यूज हुआ है तो sp3d2। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपने हाइब्रिडेशन वाला पार्ट क्लियर कर लिया तो आपको पता चल गया होगा स्ट्रक्चर से कि वहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो ये एक एस ये ऑर्बिटल, एक पी ये और एक पी ये, तो 3 ऑर्बिटल तो स्पेंड हो गए, खर्च हो गए हमारे। तो बचा क्या? हमारे पास एक ही पी ऑर्बिटल बचा। क्या बचा? एक ही पी ऑर्बिटल। तो अब ये पी ऑर्बिटल में ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है, दिख सकता है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, आप देख सकते हो। तो यही पी ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट। ओ भाई, अब पता लगा कि कैसे चेक करते हैं कि ऑर्बिटल वैकेंट है या नहीं। पहले मॉलिक्यूल का, जो भी मॉलिक्यूल है उसके एटम को पकड़ो जिसपे पता करना है वैकेंट पी या वैकेंट डी है या नहीं, उसका हाइब्रिडेशन निकाल लो। फिर हाइब्रिडेशन निकालने के बाद उसमें चेक कर लो कि उसके पास वैकेंट पी या वैकेंट डी है कि नहीं। अगर एक मैं आपको जनरल थंबलूम बता दूं, जैसे कि हाइब्रिडेशन के भी वीडियो में बताया था और वो नीचे मेंशन भी है, अगर नीचे देख लेते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो उसके पास वैकेंट डी होगा ही होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो उसके पास वैकेंट डी होगा ही होगा। मतलब ऐसा मैं हाइब्रिडेशन के किसी ऐसा श्योर एंड शॉर्ट नहीं बोल सकते आप, लेकिन मतलब मीडियोकर बच्चों के लिए आप ऐसा कंसेप्ट रख सकते हो। जिनको पता है वो समझ रहे हैं कि इसमें क्या एनोमली आ सकती है। लेकिन अगर ज़्यादातर केसेस में, जैसे अगर सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, अगर मतलब जिनके एटॉमिक नंबर 20 से कम है लगभग और 10 से ज़्यादा है, तो उनके लिए आप ये बात तो गारंटीड बोल सकते हो। इन चीज़ों का अगर आपको नहीं रटना और आप जनरल कंसेप्ट बनाना चाहते हो, तो मैं इतना बोलूंगा कि आप हर बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करो। जिस भी पर्टिकुलर एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखो, पूरा एक्साइटेड स्टेट सबका ध्यान रख करके। फिर आप देख लो कि कितने ऑर्बिटल्स उसके खाली बचते हैं, वही उसके पास वैकेंट होंगे। तो इतना क्लियर कंसेप्ट है, तो अपन इन चीज़ों को ध्यान रखना ही नहीं पड़ेगा। वो मैंने कुछ बच्चों जो ज़्यादा सोच नहीं पाते उनके लिए लाइन लिख दिया है। अगर अब अपन आगे चले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर माइनस यहाँ बताया मैंने एक एग्जांपल के थ्रू कि अपन सल्फर माइनस देख सकते हैं ये वैकेंट डी है या नहीं, मतलब ये अपन एग्जांपल आप देख सकते हो।
सल्फर माइनस के, सल्फर के पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है सल्फर का, सल्फर क्लोरीन 16 और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है एक्स्ट्रा। कैसे पता चला भाई कि सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा? हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके पास -1 चार्ज है। सल्फर के पास चार्ज कितना है? -1। तो इससे हमें पता चल गया कि इसके पास पक्का कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आया है, और इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अपन ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ओ भाई 3p में ही सारा इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। अब तो 3d भरने के लिए हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो 3d तो पूरा का पूरा क्या होगा? वैकेंट। क्या होगा? पूरा का पूरा वैकेंट। तो अब देख सकते हो यहाँ पे हमने आसानी से पता लगा लिया कि यहाँ का ये इसका d तो वैकेंट होगा ही होगा। आप अब आगे चलते हैं, ये बात तो हो गया। तो हमने कुछ कंक्लूजन बनाया है कि वैकेंट डी अवेलेबल होता है ज़्यादातर केसेस में। अगर आपका एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है तो उसके बाद लगभग हर वक्त आपको जो क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलेंगे उनमें वैकेंट डी होगा ही होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि पी ब्लॉक के क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब तो लगभग तो उनमें वैकेंट डी होगा ही होगा अगर उनका एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है तो। और अगर आपका एटॉमिक नंबर कम है, 10 से कम है, तो आपके पास डी तो नहीं है। ये तो गारंटीड हो गया कि अगर आपका एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो आपके पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। ऐसे कैसे पता चला आपको भैया कि डी ऑर्बिटल है ही नहीं? भाई तू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख ले। अपन एक बार भी लिख लेंगे तो पता चल जाएगा कि जब भी एटॉमिक नंबर 10 से कम होता है तो अपन 2 को ही, सेकंड सेल को ही क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो जब 3s 3p आएगा ही नहीं तो होगा कहाँ से? तो उसे पता चल गया कि 2p, यानी कि अगर वो भैया, तो आपने एक कंसेप्ट बता दिया कि अगर आपका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो आपके पास वैकेंट डी तो है ही है। अगर आपको वैकेंट पी चेक करना है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपका एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो आपके पास वैकेंट डी का तो, आपके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वैकेंट होने का तो सवाल ही नहीं आया। फिर हमें सिर्फ पी को चेक करना होता है कि हमारे पास पी वैकेंट है या नहीं। भाई ये ऑर्गेनिक के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पीछे जाओ, वीडियो रिवाइंड करो और अच्छे से देखो, ये बहुत ही वाइटल कंसेप्ट है। अब हम अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात कर रहे थे रेजोनेंस की, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब अपन आते हैं रेजोनेंस पे। तो ये बेंजीन का बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है C6H6 बेंजीन का। उसमें जब भी रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड्स का मूवमेंट होता है। जैसे ये क्या बनाया हुआ है भैया आपने, जैसे कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे ये ऐसे क्या डबल 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 डंटे जैसा बनाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर IUPAC का पार्ट है, और मैंने वीडियो में GOC की सीरीज में फर्स्ट में से एक्सप्लेन भी किया था, उसे आप देख लो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे रेजोनेंस करा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, अपन कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ये ऐसा क्यों किया भैया आपने? ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया अगले स्ट्रक्चर में, ये यहाँ कर दिया, तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। फिर से डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। मूव डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स इज नोन एज रेजोनेंस। तो कहीं भी अगर हमें तुरंत मौका मिलता है भैया, वैकेंट p मतलब पैरेलल p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल हो, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो कि हम उनका मूवमेंट करा पाए, और ऑर्बिटल्स भी उस तरह से सिस्टम क्लियर हो कि सिस्टम में पॉसिबल है रेजोनेंस, तो भैया ये अब क्या बोल रहे हो सिस्टम में पॉसिबल है रेजोनेंस, ये मैं कैसे देखूंगा? तो अपन इसी को अब पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग सिस्टम में अपन कब बता सकते हैं कि इस सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है और इस सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। मैं उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट देने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें तो काफ़ी थ्योरेटिकल है। काफ़ी बच्चों को पता भी होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये और ये 1 और 2, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनका बहुत सारा नाम होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये आपसे जेई मेंस या नीट में MCQs में पूछा जा सकता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम क्या होता है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और एक बहुत फेमस नाम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये अपन दिमाग में रखेंगे कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये क्या भैया, आपने ये दो दो तो बना दिए तो समझ में आ गया, ये मॉलिक्यूल था, फिर उसका रेजोनेंस कराया आपने। रेजोनेंस में इतना बता दिया है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, आपने मूवमेंट कराया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक भैया, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये दो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इनका अलग अलग नाम है, आपने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव्स में हमसे पूछा जा सकता है। फिर भैया आपने ये क्या किया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? ऐसे डॉट 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 क्या बनाया हुआ है, और ऐसे ये गोल सा बीच में स्ट्रक्चर क्यों बना दिया हुआ है? इसका फ्रेमवर्क तो मिल रहा है इससे, लेकिन ये बीच में क्या किया हुआ है आपने? तो चलो अब इसको समझते हैं। तो ये डॉट 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 कुछ नहीं, ये पाई बॉन्ड्स के मूवमेंट्स है। क्या है? पाई बॉन्ड्स के मूवमेंट्स है। जब एक टाइम कुछ देर पाई बॉन्ड यहाँ था
और अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं कोई पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, एक टाइम पे यहाँ पाई बॉन्ड है, एक टाइम पे यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। हर जितने भी यहाँ पे आपका बॉन्ड दिख रहा होगा उसमें आप देख सकते हो कि एक बार एक टाइम पे वहां पे पाई बॉन्ड है, एक टाइम पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो उसको हमने ऐसे डॉट डॉट से शो किया है। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है पूरे के पूरे रिंग में घूम रहा है। क्या कर रहा है? पूरे के पूरे रिंग में मूवमेंट कर रहा है। इसलिए ओ भैया आप समझ में आया कि रेजोनेंस में जहां जहां बॉन्ड्स का मूवमेंट होता है वहां वहां हम ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड ये जो हमने बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में अपन डॉट 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 बनाएंगे। ओ भाई क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब समझ गए कि जहां जहां बॉन्ड का मूवमेंट होता है वहां पे अपन ऐसे ऐसे डॉट 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 बनाते हैं। ठीक है भाई। और ये गोल क्या है? तो यही डॉट 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 को जल्दी से रिप्रेजेंट करने का तरीका से हम गोल बना देते हैं। फिर इसे इसे क्या बोलते हैं भैया? जो जो सब स्ट्रक्चर का मिला करके ये डॉट 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 करके बनाते हैं हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड का वो मतलब कहाँ कहाँ बॉन्ड घूमा उसका जो मेन क्रक्स होता है उसे एक जगह लेकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं भैया? तो उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड और उसे उसी का दूसरा नाम भी क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर। ओह भैया थोड़ी थोड़ी स्टोरी अब क्लियर हो रही है रेजोनेंस की कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते कैसे हैं और पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है। तो चलो ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। तो ये काफी बेसिक चीज है। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस पे अपन टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करने वाले हैं। स्टेबिलिटी आर एस, कभी कहीं भी अगर मैं थ्योरी वाले पार्ट में आपसे आर एस लिखता हूँ इसका मतलब कि वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वो आर एच है उसका मतलब है रेजोनेटिंग हैबिट। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया? स्टेबिलिटी की आप कुछ बात कर रहे हो कि आर एस ग्रेटर देन आर एच हो। अच्छा आप समझ में आ गया कि रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अलोन होती है, मतलब विथ अलोन होती है, मतलब उसकी अपनी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जब अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो सबकी स्टेबिलिटी को साथ में सम अप करके लास्ट में फाइनल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उससे जो मॉलिक्यूल बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। फिर अगर आगे बढ़ते भैया, आपने ये क्यों ये सब पॉइंट्स क्यों लिखवाया भैया? क्योंकि आपसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जेई मेंस में या नीट में या बाकी कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। ओ भाई ये क्या बोल रहे हो आप? मोर स्टेबल आर एस, ओ मतलब जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा एक मॉलिक्यूल के, तो दो भैया तीन चार पांच छह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, पर उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। ओ भैया ये तो पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी आरएस ऑलवेज। ओ आप बोल रहे हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। इज इट क्लियर गाइस? अब आगे बढ़ते हैं। नो वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ओ आप ये बोल रहे हो कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर एक मॉलिक्यूल के तीन चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर को पकड़ ले तो वो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे कंसेप्चुअल आगे चल के आपकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है तो आप उससे उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको काफी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये क्या भैया आपने रेजोनेंस एनर्जी ये सब क्या लिखा हुआ है भैया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तुरंत समझ में आता है, देखो कैसे। रेजोनेंस एनर्जी ये क्या ऐसे बनाया हुआ है? रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस मोस्ट स्टेबल आर एस माइनस पोटेंशियल एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या आपने एक फॉर्मूला जैसा बनाया हुआ है भैया रेजोनेंस एनर्जी? ये क्या है रेजोनेंस एनर्जी? कुछ नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर और काफी लाउडर भाषा में सीखते हैं अपन, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये क्या बना हुआ है वैसे? यहाँ पे आपने लिखा हुआ पी क्या है भैया? प्राइम इवेंट क्या लिखा हुआ? नो नो नो, प्राइम इवेंट नहीं है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? फिजिक्स वाला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ये एक तरह से आप लेबल दिखाया हुआ है, एनर्जी लेवल। रेजोनेटिंग हाइब्रिड की तो एनर्जी कम है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो एनर्जी ज्यादा है। तो आप जनरली एक दिमाग में कंसेप्ट बना के चल सकते हो अभी के लिए। बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये कंसेप्ट हर जगह लग जाता है कि जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो बंदे थोड़े कम स्टेबल होते हैं और जिनकी एनर्जी कम होती है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो इससे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बल्कि यू क्यों मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ना हो, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड अपने जैसे ऊपर पढ़ा कि वो हमेशा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो तो पक्का नीचे ही रहने वाला है। और ये है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल।
तो इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इज इट क्लियर? इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। काफी इजी डिफिनेशन था, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पर ये बात ध्यान देना आप, जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसका है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नहीं है। अगर एक मॉलिक्यूल के 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उनमें से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूले में। रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्मूले में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस पे अगर क्वेश्चन आया तो बहुत ही लल्लू होगा, ये तो अपन को कभी गलती करना ही नहीं है। ये तो बहुत बेसिक डिफिनेशन है, पर ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है मैंने लिखा हुआ है जो आपसे पूछा जा सकता है। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। और ये रेजोनेंस एनर्जी पे आपने क्या ये 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है भैया, कुछ नहीं है भैया, ये मॉडुलस है। मतलब रेजोनेंस एनर्जी की एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड मतलब अगर -100 किलो जूल है उसकी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, तो अपन सिर्फ बात कर रहे हैं उसके मॉडुलस की। अगर उसका हम मॉड ले लें, मतलब नेगेटिव साइन को हटा दें, तो वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये भैया आपने कुछ फार्मूला सा बता दिया। मतलब अब हमसे अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी है 80 जूल, किसी का है -80 जूल, -50 जूल, -30 जूल, तो हम तुरंत बता देंगे भैया मॉड लेकर के कि -80 जूल वाला बंदा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको ये चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और इससे अगर क्वेश्चन बनता है बहुत इजी और काफी लल्लू बनता है, तो ये तो अपन को कभी गलत नहीं करना। अब अपन आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, मतलब कि मैं बता नहीं सकता ये पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या बताया हुआ है। अब अपन जैसे कि अपन ने पूरे रेजोनेंस के बेसिक डिफिनीशंस को देखा, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम पढ़ा, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है वो समझा, फिर हमने रेजोनेंस एनर्जी समझा। तो हमने बेसिक डिफिनीशन से रिलेटेड सारी क्लैरिटी कर ली है। और अपन आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट्स रह गए रेजोनेंस के डिफिनीशन से रिलेटेड, वो आने वाले प्रेजेंटेशंस में काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है। तो फिर अगर अपन आते हैं रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस। अगर तुम मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो काफी कॉन्फिडेंट रहो कि तुम मचाने वाले हो, केमिस्ट्री में फोड़ने वाले हो। तो फिर आप आते हैं, बातें हो गई ज्यादा। रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब हम किसी मॉलिक्यूल, अगर एक हमें मॉलिक्यूल दे दिया जाए और हमें अब सीखना है कि उस मॉलिक्यूल का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से कैसे बाकी का उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो बाकी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, अब हम ये सीखने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम कुछ रूल सीखेंगे कि अगर हम कभी भी अगर एक मॉलिक्यूल दिया है और उसका अगर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इन बातों का हम जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, और ये रूल्स हैं, इनको वायलेट करके कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। तो पहले हम पहले रूल पे आते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अब आते हैं पहले रूल पे, पोजीशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, नहीं तो क्लियर भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड कार्बन है। अभी आप इतना समझो कि अगर यहाँ पे ये रहा, अपन इसको अंडू कर लेते हैं, थोड़ा मेसी सा हो गया, अंडू करते हैं। हाँ, ऐसे बनाते हैं, ये ए एटम, ये बी है और ये सी है। अभी अपन कुछ बात नहीं करेंगे कि आपने यही मॉलिक्यूल क्यों लिया, अपन बस समझेंगे कि ये यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज बोल रही हैं। जब इसका रेजोनेंस होगा तो ये डबल बॉन्ड अगले टाइम में ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा और फिर पॉजिटिव चार्ज सी पे आ जाएगा, और जो भी सिस्टम को कंडीशन चाहिए वो सब फुलफिल हो रहे हैं, आप उसके डाउट में ना रहें। कुछ बच्चे होंगे जो ये भी सोच रहे होंगे, ए बी और सी। तो अपन इन बातों पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि अगर हम कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो अपन को ये बात काफी क्लियर होना चाहिए कि जो ए का पहले पोजीशन था, ए का पोजीशन आज भी वही रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज। जहां पे ए पहले था आज ए पहले आज भी वहीं पे है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इस वाले दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एग्जांपल से। मैंने एक मॉलिक्यूल का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा पहला पॉइंट कि पोजीशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज। आप देख सकते हो दोनों मॉलिक्यूल्स में पोजीशन ऑफ एटम तो बदला बिल्कुल भी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड। जैसे जो पहला बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा, आप ऐसे समझ सकते हो जनरल भाषा में। तो देखो पहला बॉन्ड इसका भी वही है और इसका भी वही है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का तो पोजीशन बिल्कुल भी चेंज हुआ नहीं है। तो जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन था
वो यहाँ पर भी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन बदलता नहीं है, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज फिक्स रहता है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता नहीं है। बहुत बच्चों को ये डाउट होता है आगे चल के, बेसिक जब वो डेफिनेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने सीखा एटम का पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा भाई, और दूसरा हमने पॉइंट सीखा सिग्मा बॉन्ड तो हिलने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड तो हिलने वाला नहीं है। फिर आते हैं अपन ऑक्टेट एक्सपेंशन। ऑक्टेट एक्सपेंशन नॉट अलाउड फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 10। ये क्या है भाई, ऑक्टेट एक्सपेंशन नॉट अलाउड। हाँ तो मैं बता देता हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से कम है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वीक है तो उसे कंसीडर मत करना, फ्लोरीन, और फिर लास्ट में हो गया बोरोन। तो ये अगर ये चारों बंदों को देखेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होती है, 10 से कम है। सबको पता है भाई, बहुत बेसिक है, 9 क्लास का कंसेप्ट है कि एटॉमिक नंबर तो याद होगा ही अपन को, इतने तो अपन विलक्षण प्रतिभा है नहीं। तो फिर उसमें क्या बोला गया है कि ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। ये मैंने हाइब्रिडेशन के वीडियो में मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वो हाइब्रिडेशन का वीडियो अच्छे से देखो। आपको बहुत सारे केमिस्ट्री में बेसिक चीजों की क्लैरिटी आएगी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला फ्री में, कहीं नहीं मिलने वाला फ्री में। तो ऑक्टेट एक्सपेंशन नॉट अलाउड फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन लेस देन 10। ये क्या लिखा हुआ है भाई कि अगर आपका एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो आप अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख सकते नहीं हो। जैसे हम जब कोवलेंट बॉन्ड बनाते थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 9 क्लास में हमने बनाया था। अगर आपने नहीं बनाया तो मैंने हाइब्रिडेशन में सिखाया है कि बनाते कैसे, एकदम बेसिक से। तो उसमें आप देखोगे कि आपके अराउंड में, अगर आप मान लो ये हो गया बी, और इस पे अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 6 है। कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल, 2 2 4 2 6, तो इसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें क्या होता है ना कि कभी भी ऑक्टेट का आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, अपने आसपास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते नहीं हो। तो ये बेसिक रूल होता है किसके लिए, एटॉमिक नंबर आपका अगर 10 से कम है तो आप जरूर ध्यान रखें कि कहीं भी आप अगर किसी भी आपके मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 10 से कम है तो वो अपने आसपास 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना लिए हुए हो। ये बात इंपॉर्टेंट है, जब अपन एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्या बोला हुआ है, नेट चार्ज रिमेन सेम। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज +1 है, फिर यहाँ पर भी आ जाने के बाद मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज +1 ही है, ये चेंज हुआ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी नेट चार्ज +1 था, यहाँ पे भी नेट। चलो भैया चारों पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको जैसे आप आगे एग्जांपल्स देखोगे तब आपको काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर हो जाएगा। वी अवॉइड अपोजिट चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स। ओ भाई ये मैं बना के बताता हूँ, अपन कलर ले लेते हैं। हाँ जैसे कि अगर एक एटम है x, एक एटम है y, तो अपोजिट चार्जेस, वी अवॉइड अपोजिट चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन जस्ट एडजेसेंट एटम्स पे सिमिलर चार्ज या अपोजिट चार्ज बनाना क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं एज मच एज वी कैन। हम एडजेसेंट एटम पे चार्जेस क्रिएट करना अवॉइड करते हैं। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि अपन एडजेसेंट एटम्स पे कम से कम एडजेसेंट एटम्स पे चार्ज तो क्रिएट ना ही करें। तो ये बात हो गया 5th पॉइंट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, हाइब्रिडेशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत कंसेप्चुअल बात, कि यहाँ पे अगर इस वाले फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो ए का हाइब्रिडेशन अगर sp2 है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन, ए का हाइब्रिडेशन sp2 है तो यहाँ पे भी ए का हाइब्रिडेशन sp2 ही होगा। अगर यहाँ पे sp3 है तो sp3 ही होगा, अगर सी में sp है तो अगर यहाँ पे भी सी का sp होगा। अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि हाइब्रिडेशन है क्या, किस एटम का क्या हाइब्रिडेशन है, तो अपन इसके लिए अपन हाइब्रिडेशन वाला वीडियो मैंने बना के रखा है, इसीलिए मैंने इससे पहले उसे प्रिपेयर करके डाला है कि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करते टाइम मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आए। हाँ तो अपन ने वहां पे पढ़ा कि मतलब रेजोनेंस में बेसिक रूल्स का ध्यान क्या रखता है, वो क्या पढ़ाया गया है ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, इसके लिए अपन जैसे ये सिस्टम जान जाता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का। पहले अपन ने क्या पढ़ाया अभी आपको, कि जब आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, आप बोला जाएगा कि इसके बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मुझे बना के दो। ठीक है भैया, आपने तो इतना तो समझा दिया, अब दिया जाएगा। ठीक है, बनाऊंगा कैसे, तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम सबसे पहले आपको जो मैंने अभी रूल्स पढ़ाया वो आपको काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि 6 भैया ने रूल्स जो बताया मैंने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं अपन दूसरे बेसिक, 2-3 बेसिक चीजें हैं जो आपको रेजोनेंस ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। तो पहला तो आपने कर लिया, अब दूसरा हम चेक करेंगे कि कब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल होगा और कब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा।
तो पहला हमने क्लियर कर लिया कि रूल्स क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब कब पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ही तब जब हमें पता होगा कि इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं किस बात को पॉइंट कर रहा हूँ? तो अपन अब बस उसी को देखने वाले हैं। सॉरी, तो अपन देखने वाले हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अपन यहाँ हेडिंग डाला हुआ है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका बेसिक डिफिनीशन, कब रेजोनेंस पॉसिबल होता है कब नहीं। टफ प्रॉब्लम्स में आपको ये चीज बहुत हेल्प करने वाला है कि आपका बेसिक ग्रास रूट लेवल रेजोनेंस का अंडरस्टैंडिंग का कैसा है। तो अपन इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। पैरेलल ऑर्बिटल्स प्लस वैकेंट ऑर्बिटल्स। देखो मेरे वीडियोस तो थोड़े लंबे होंगे, मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो रहे हैं, एक एक घंटे के, मतलब जैसे कि आपने GOC1 पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, दोनों ही एक एक घंटे का है। लेकिन मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट बनाना चाहता हूँ चीज़ों को लेकर के, कि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि कुछ भी ऐसे कुछ हाई फाई पढ़ा दिया जो मुझे बताया नहीं, बहुत ही एडवांस लेवल है, IIT मुझसे नहीं होगा, या ऐसा कुछ आपके दिमाग में कोई भी भ्रम ना रहे। इसलिए अपन सब चीज़ों को काफ़ी बेसिक से देख रहे हैं। पैरेलल ऑर्बिटल्स प्लस वैकेंट ऑर्बिटल्स, दो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल्स या पैरेलल हो उसके साथ में वैकेंट भी हो, ये जरूरी है, और दोनों कहाँ होने चाहिए? एडजेसेंट एटम्स पे होने चाहिए। तो अपन इन चीज़ों को रेजोनेंस के कंडीशंस को आगे धीरे धीरे समझेंगे। वैकेंट ऑर्बिटल्स के अलावा ये बस एक सिस्टम का एग्जांपल है कि पैरेलल ऑर्बिटल है, उसके साथ में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो एडजेसेंट एटम पे है, तो उसमें रेजोनेंस हो गया। हमने यहाँ पे एक सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, ये जनरल कंडीशन नहीं है, ये एक सिस्टम के लिए कंडीशन है। अब इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि अपन को कैसे कैसे सिस्टम्स पढ़ने हैं, 3-4 सिस्टम्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद अपन काफी क्लियर हो जाएगा, अपन आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं। तो अपन आते हैं, सबसे पहला है ऑर्बिटल डायग्राम, डिफरेंट ऑर्बिटल डायग्राम पॉसिबिलिटीज। थोड़ा सा इसको ऊपर करके देख लेते हैं। हाँ, अपन ये पढ़ लिया, अब ये क्लियर करते हैं। तो अब अपन कुछ सेटअप्स पढ़ने वाले हैं, जिसको इन सेटअप्स को अपन पहचान ले, देख ले, तो अपन को तुरंत ही आइडिया हो जाए कि यहाँ रेजोनेंस होने वाला है या बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो पहला सिस्टम है 2p ऑर्बिटल पहले से पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, फिर उसके बाद आता है एक सिंगल बॉन्ड, फिर 2p ऑर्बिटल्स पहले ही से एक पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अगर हम ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, ये डायग्राम जो भी है हमारे पास, अपन पहले पेन ले लेते हैं। अपन के पास ये जो यहाँ पे डायग्राम है वो ऑर्बिटल डायग्राम है। कैसा डायग्राम है भाई? ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम पे अपन आएंगे, पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे देख ले। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रक्चर दे रखा है, पहले इसे सेंटर में ले आते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको। तो फिर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपको कभी भी अगर ऐसा सिस्टम मिलता है जहाँ पे पहले कार्बन हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर एक कार्बन एटम का सिंगल बॉन्ड के साथ हो, और उसके बाद फिर कार्बन हो, फिर डबल बॉन्ड हो, तो वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल होता है। भैया आपने इस वाले स्ट्रक्चर से ये कैसे ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, मुझे ये बताओ कि आपने इस वाले स्ट्रक्चर से ये ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाया है। तो भैया इसके लिए बहुत ही सिंपल बात है, देखो इस वाले स्ट्रक्चर से आपने कैसे ये ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, अपन इसको सीखेंगे पहले कि अब मैंने इससे ये ट्रांसफॉर्म कैसे किया है। तो पहले यहाँ पे अगर इस वाले कार्बन एटम की आप बात करो, इस वाले कार्बन एटम की, तो इसके पास कितने डंडे हैं? 1 2 3। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। कोई लोन पेयर भी नहीं है और ना ही कोई दूसरी बात है, तो 3 डंडे हैं, तो sp2। ये भाई डंडा क्या है? तो डंडा अपन हाइब्रिडेशन वाले वीडियो में अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख लो, तभी आप ऑर्गेनिक में अच्छे से कंसेप्ट अपने अप्लाई कर पाओगे। तो अगर स्ट्रक्चर पता है तो फिर डायरेक्ट हाइब्रिडेशन निकाल देंगे, 1 डंडा 2 डंडा और 3 डंडा, क्योंकि ये 3 डिफरेंट एटम से अटैच है इसलिए 3 डंडा। तो कार्बन के 3 डंडे यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो कार्बन के पास तो 1s2 2s2 और 2p3, यानी कि एक s यूज कर रहे हो हाइब्रिडेशन में sp2 यानी, और 2 p यूज कर रहे हो, तो एक p इसके पास पक्का वैकेंट होगा। जिनको कंसेप्ट पता है वो समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, आपने नहीं देखा तो अब जाके देख लो। तो इसके पास भी एक वैकेंट p होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो दोनों के पास एक एक वैकेंट p होगा। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये फर्स्ट कार्बन का और ये सेकेंड कार्बन का। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये डायग्राम कैसे बना है। फिर अब आगे आते हैं इस कार्बन पे, देखते हैं इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी sp2, आप निकाल के देख लेना फॉर्मूले से। तो सबके पास एक ना एक वैकेंट p है, तो हमने वो बना दिया। सॉरी माय मिस्टेक, वो वैकेंट p नहीं है, वो p जो एक p हाइब्रिडेशन के अलावा बच रहा है उससे इन्होंने क्या बनाया रखा है पहले से ही? पाई बॉन्ड। यहाँ वैकेंट p नहीं है, इन्होंने जो एक p बच रहा है, हाइब्रिडेशन है आपका sp2, तो एक p बच गया,
तो उस पी से इन्होंने क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड। क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड। तो वो पाई बॉन्ड जैसे अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला मैं इसको गंदा नहीं करना चाहता इसलिए लेजर से दिखाता हूँ। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। तो ये वाला यहाँ से यहाँ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जो खर्च हो रहा है, ये और ये इस एटम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज लेकर के। 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनाने में, पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं, 2 पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन एटम का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन एटम का है। तो ये कार्बन एटम वाले का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इस पे आ गया -4। तो इसका इलेक्ट्रॉन इससे किसी ने छीन लिया, तो वो ये इधर से ब्रेक करेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन दोनों, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ। तो इसका कमी दूर हो गया, इसे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया और इससे ओवरऑल 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, अपन डायग्राम बना ही लेते हैं। थोड़ा मेसी होगा लेकिन तुम मैनेज कर लेना। ये यहाँ नया बॉन्ड बन जाएगा। कलर चेंज करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ रेड ले लेते हैं। रेड नहीं, रेड ही रहने दो, कलर डिफरेंट हो चाहिए। हाँ तो यहाँ एक बॉन्ड बना नया, यहाँ एक बॉन्ड बना नया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले का ले लिया, लेकिन इसे इसका छीन करके इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया गया। तो ओवरऑल प्लस किस पे आया, इस पे। तो हमने जो यहाँ पे जब ये रेजोनेंस कराया है, अभी से हम वो स्ट्रक्चर में भी लिख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में ये दिखेगा कैसा। इसे थोड़ा सा मूव करते हैं, यहीं पे सामने बनाते हैं। इससे आपको लगभग थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हमने क्या किया, एक कार्बन यहाँ पे H, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका एक बॉन्ड टूट गया। यहाँ पे पहले बॉन्ड नहीं था लेकिन अब बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया और ये कार्बन पे आया एक नया, पहले यहाँ पे बॉन्ड नहीं था, अब यहाँ बॉन्ड आ गया। और यहाँ पे एक आया नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा। ये भैया आपने नेगेटिव चार्ज लगाया कैसे, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी तुरंत। एक नेगेटिव चार्ज आया तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लोन पेयर की तरह कलेक्ट हो गए, और एक H यहाँ इसका और एक H यहाँ इसका। हाँ तो हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लिया है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से उठ के इलेक्ट्रॉन, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का जब रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस की डेफिनेशन ही होती है कि पाई इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब मूव करके यहाँ आ गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करके इस पे चले गए, तो इस पे इस वाले बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे आ गए, तो एक तो उसका ही इलेक्ट्रॉन था उसके पास आ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का छीन के इसके पास आ गया, इसलिए इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और 3 बॉन्ड तो पहले, सिग्मा बॉन्ड तो कभी टूटता है नहीं रेजोनेंस में, तो एक लोन पेयर कलेक्ट हो गया। समझ में आया कैसे यहाँ पे कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस बॉन्ड में इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पे ले लिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे आया प्लस चार्ज। लेकिन जैसे ही इस पे एक प्लस चार्ज आया, तो इधर से जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों घूम के यहाँ पे आया, तो एक इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन एक छीन जाएगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसका जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि ये जब ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर रहे या इधर, क्योंकि वो उसके बगल वाले ही बॉन्ड में है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन छीन जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपने छीन लिया इससे, जब आपने इस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ कराया, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने सब समझ लिया बेसिक से, बॉन्ड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट समझते समझते कि रेजोनेंस में होता कैसे है, कैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आया, कैसे ये लोन पेयर आया, कैसे यहाँ डबल बॉन्ड आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। हमने काफ़ी बेसिक से चीज़ों को समझा है। हाँ तो हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसका बना लिया इस वाले एग्जाम्पल का, तो समझ में भी आ गया भैया कि अगर कभी भी ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिलता है, फिर नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलता है, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो अपन को ये तो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया। तो भैया इतना तो अपना क्लियर हो गया। मजा आ रहा है पढ़ के, पढ़ते जाओ, बहुत मजा आने वाला है ऑर्गेनिक पे, बहुत बहुत ही ज़्यादा। अब अपन आते हैं यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व।
तो अपन देखते हैं 3 ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड। ये क्या भैया, एक सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला। अब आते हैं अपन एक दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं भैया, दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं। तो चलो अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, क्या लिखा हुआ है, 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। इसमें 3 ऑर्बिटल, जो हमने पहले पढ़ा था सिस्टम, उसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे। और हमने पकड़ना भी सीख लिया है कि कहीं भी अगर मॉलिक्यूल में वैसा आता है तो अपन फटाक से देख करके बता देंगे कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं। उतना तो अपन को क्लियर हो गया। अपन आगे चलते हैं। जब अपन आगे की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, 3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखते हैं अपन एक तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ है, और एक यहाँ पे है नाइट्रोजन पे लोन पेयर। अगर आपको लोन पेयर नहीं पता तो मैं बता दूं, नाइट्रोजन के ऊपर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन जब साथ में किसी एटम पे होते हैं तो उसे अपन हम बोलते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन पे, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, फिर कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, फिर एक बोरोन के पास तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो एक्चुअल में ये सब आप जब देखोगे, सॉरी, हाँ, इन 3 सिस्टम्स के इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है कि इन सारे स्ट्रक्चर्स में 3 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 3 ऑर्बिटल। और सबका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पहले से पाई बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड, और उसके जस्ट बगल वाले पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो ये रहा वैसा एग्जाम्पल। तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन में लोन पेयर पड़ा हुआ, उसके हमने ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ दिखा दिया। हम चीजों को काफी कंसेप्चुअल और काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल डायग्राम से समझ कर। इसमें भले ही आपको टाइम लग जाए, थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो, लेकिन आपका जो अनमैच्ड कंसेप्ट इसके बाद बनेगा, जैसे क्लैरिटी से आप चीजों को कर पाओगे, वो फिर बता नहीं सकते आप कितना एंजॉय करोगे आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक को। अभी आप बेस बनाओ, अभी आप मेहनत करो, जैसे मैं चीजों को दिखा रहा हूँ वैसे देखो, बार बार वीडियो रिवाइंड करो, पीछे जाओ। एक्चुअली वीडियो ही इतना लंबा हो जा रहा है, मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा पीछे जा करके उसे जरूर देखो। ये चीजें आपको बहुत वर्थ करेंगे। आप ऐसे कंसेप्ट से पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक इतनी लॉजिकल हो जाएगी जितना मेरे लिए अपने जेई टाइम में था। चलो तो आगे चलते हैं। तो फिर दूसरा एग्जांपल है, ओ भाई, ये 2 ऑर्बिटल यानी 2 एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। इतना तो अपन ने पहले एग्जांपल से समझ लिया। और ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो कभी कभी मॉलिक्यूल एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो उन एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। इनको बोलते हैं लोन पेयर, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। कोई डरने वाली बात नहीं है, टर्म्स है, आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है भैया, ये एग्जांपल तो समझ में आ गया, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन था। और ये आपने तीसरा ऑर्बिटल बनाया, एक तो पाई बॉन्ड बनाया, ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन लास्ट वाला ये वैकेंट क्यों बनाया, हाँ तो अपन समझेंगे जब तुम बोरोन का हाइब्रिडेशन लिखोगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 5, 1s2 2s2 2p1। जब वो एक्साइट होगा तो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन उठ के 2p2 में चल जाएगा, तो 2s2 2p2। और इसका हाइब्रिडेशन क्या है बोरोन का, यहाँ पे देखो, सॉरी, बोरोन का हाइब्रिडेशन देखते हैं। एक डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा। ओ भाई 3 ही डंडा है, तो 3 डंडा है तो sp2, यानी एक s खर्च होगा, 2 p खर्च होगा। लेकिन अभी भी एक जो उसके पास, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक्साइटेड वाला लिख के देखोगे बोरोन का, तो तुमको दिखेगा कि एक उसके पास अभी भी p बचा हुआ है, और वो इस बार वैकेंट है। क्या है, वैकेंट। इसके पास जो p था उसने, सॉरी यहाँ पे एक एच छूटा हुआ है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक एच छूटा हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक एच होगा, और मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग भी गंदी है। चलो ठीक है, ये तो हो गया, एक एक छूटा था वो मैंने बना दिया। कार्बन का बोरोन का हाइब्रिडेशन कितना था, क्या बात कर रहे थे, sp2, और उसके पास अभी भी एक p बच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख के देखोगे तो वो जो वैकेंट p है उसके पास क्या है, खाली। क्या है, खाली। तो अब मैं इन तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगले स्टेप में ये रेजोनेंस करेंगे कैसे। तो ये तो आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि ये इसमें 3 सिस्टम पढ़ लिया हमने। 4 ऑर्बिटल सिस्टम है तो एक ही सिस्टम था, और ये 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व, जिसमें 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसमें 3 सिस्टम्स है। तो उनमें अपन देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो आप, अगले स्टेप पे क्या होगा, ये वाला लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, ये बोलेगा कि चलो ये लोन पेयर यहाँ दे दो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, और तुम इस नाइट्रोजन के साथ नया बॉन्ड फॉर्म कर लो। तो इसमें रेजोनेंस जब कराएंगे अपन तो कुछ चेंज नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लाइटली बना देता हूँ स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, मैं फर्स्टली ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ। नाइट्रोजन में प्लस चार्ज, और एक कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस पे नेगेटिव चार्ज आया कैसे। नेगेटिव चार्ज आया और 2 लोन पेयर इसके ऊपर, ठीक है।
अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। हाँ तो इतना क्लियर है, इतना समझने के लिए क्लियर है। थोड़ा सा जूम कम करना होगा क्योंकि ऊपर वाला दिख नहीं रहा। हाँ ये परफेक्ट है। हाँ तो अपन ने यहाँ देखा कि जैसे कि कार्बन था और एक कार्बन का डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, उसके बगल में नाइट्रोजन था, तो ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों के दोनों कार्बन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का था और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि इस कार्बन का था वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आके कलेक्ट हो गए, जो यहाँ पे आके बन गए हैं लोन पेयर, और एक इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन गया, इस पे अभी पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा बॉन्ड बना के। कैसे बॉन्ड बना के? उसने बोला दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उतारो, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास में ही रह गया बगल में, वो तो हम काउंट नहीं करेंगे कि उसने दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दिया, तो इसकी जो कमी हुई एक इलेक्ट्रॉन की वो नाइट्रोजन ने पूरी कर दी। लेकिन जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये नेगेटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज बना, और ये कैसे लोन पेयर बना, और हम कैसे बेसिकली बेसिक से, इसीलिए मैंने हाइब्रिडेशन पढ़ाते टाइम आपको बहुत ध्यान दिया था कि आप हाइब्रिडेशन बना पाओ, किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है ये आपको पता हो, सारी चीजों की क्लैरिटी आपको पहले से ही हो। तो चलो इतना तो समझ में आ गया भैया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फिर हमने एक रूल्स भी पढ़ा था अभी कि जब भी रेजोनेंस कराओ तो कुछ रूल्स फॉलो होता है। देखो इन दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में देखो एटम का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, और फिर क्या था, नेट चार्ज मॉलिक्यूल पे सेम रहेगा, यहाँ भी नेट चार्ज जीरो था, नेगेटिव और पॉजिटिव, आज भी नेट चार्ज क्या है? जीरो है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन sp2 था, इसमें भी हाइड्रोजन sp2 है, और इसमें किसी भी जिनका भी एटॉमिक, इनमें सारे बंदों का एटॉमिक नंबर 10 से कम है, तो किसी ने भी एक ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं किया। देख लो आप, नाइट्रोजन के आसपास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस कार्बन के पास सॉरी नाइट्रोजन ने यहाँ दिया नेगेटिव, ठीक है, प्लस, ठीक है। हाँ तो और इस कार्बन के पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन छूटा हुआ है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन छूटा हुआ है। बच्चों रुक जाओ, मैं पेन बदल दूँ। हाँ इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉप्ड है। हाँ ये एक हाइड्रोजन आप बना लो। हाँ ये एक हाइड्रोजन छुटा हुआ तो वो मैंने बना दिया। तो देखो इस नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 से ज्यादा नहीं है, तो ये ऑक्टेट एक्सपेंशन कर नहीं रहा है। हम चेक भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका क्या है? 10 से कम है। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो देख सकते हो किसी के पास भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किसी ने भी ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं किया। हमने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते के टाइम जो हमने थोड़ी देर पहले रूल्स पढ़ा वो सारा का सारा फॉलो किया है। कोई भी किसी भी हमने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनाया लेकिन एडजेसेंट एटम पे बनाया नहीं, इस बात का भी हमने ध्यान रखा। तो अब आते हैं सेकंड सिस्टम पे। इसका रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी होता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। इसमें क्या होता है कि ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन देखो इसमें मूवमेंट कैसे होता है मैं बना ही देता हूँ, थोड़ा मेसी होगा लेकिन तुम लोग मैनेज कर लेना। एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आया, कभी अपन सिंगल एरो शो करते हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, देखो एरो वन ही साइड पे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, और इसका एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होके यहाँ आया, और जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा वो इसके ऊपर चुपचाप आके बैठ गया। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा? कुछ नहीं, अपन ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। और स्केलेटन तो वैसे ही रहेगा क्योंकि एटम्स का पोजीशन तो चेंज होता बिल्कुल भी नहीं है। एच यहाँ, एच यहाँ, एच यहाँ, तुम देख लेना थोड़ा मिसी सा हो रहा है। और एक यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल, कार्बन पे एक फ्री रेडिकल, और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, नया फॉर्मेशन यहाँ हो गया। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ से जंप करके यहाँ चल गया और कुछ नहीं हुआ, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे उतरा, यहाँ पे नया डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पे वाला जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा था वो चुपचाप इस कार्बन के ऊपर आके बैठ गया, देख सकते हो आप। तो आपको ये भी इस तरह का रेजोनेंस भी कराना आ गया होगा, बहुत ही बेसिक है। अपन चलते हैं लास्ट वाले पे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि ये चीजें काफी बेसिक है। ये लास्ट वाला सिस्टम देखते हैं अपन, ये क्या है? लास्ट वाले सिस्टम में देखो ये वाला वैकेंट पी है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। फिर से अपन वैसे डायग्राम से समझते हैं। ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा यहाँ, कहाँ मूव कर जाएगा? यहाँ, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अपन ऐसे नहीं देखेंगे, बना के देखते हैं क्या होगा ओवरऑल। तो जब ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे अपन थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। हाँ कार्बन और कार्बन और बोरोन, मतलब सिग्मा स्केलेटन चेंज होने वाला नहीं है। मतलब अगर अपन सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन बना लें
तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम चेंज होता नहीं। अपन पूरे कंसेप्ट से देखो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कैसे रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड उठ के जब यहाँ जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन अपन ने छीन लिया तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, और इसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ मिला तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, और इसका इलेक्ट्रॉन हमने छीन लिया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन छूटा हुआ है पहले से स्ट्रक्चर में, तो हमने बना दिया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब इसका यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये वाला ऑर्बिटल अब हो जाएगा वैकेंट। आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये वाला आपका ऑर्बिटल हो जाएगा अब वैकेंट, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अपन ने सारा सिस्टम देख लिया 1 by 1 करके। अब आते हैं लास्ट सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और टफ पार्ट होता है, मतलब बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है तो ये बहुत ही बेसिक। 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व, जिसमें 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे स्ट्रक्चर जिनमें 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है ये वाला पार्ट। देखो एक तो ये जो एटम है ये इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है, लेकिन जो दूसरा ऑर्बिटल है उस पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? लोन पेयर। तो इस पे जो लोन पेयर पड़ा हुआ है वो ऐसे हमने दिखा दिया। एक एग्जांपल हमने लिया है इस तरह के मॉलिक्यूल का, तुम यहाँ देख सकते हो तो इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बोरोन नहीं है भाई, ये कुछ गड़बड़ हुआ पड़ा, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। इसको अपन ठीक कर लेते हैं। कार्बन हाँ प्लस, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे कार्बन प्लस चार्ज है, ठीक। तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं अब। हाँ तो यहाँ पे एक वैकेंट पी है, पॉजिटिव चार्ज है, तीन बॉन्ड इसने बनाया, 3 डंडा, 3 डिफरेंट एटम से ये कार्बन एटम अटैच है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो 3 डंडा और कोई लोन पेयर नहीं, तो इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp2, जिसका आ गया हाइब्रिडेशन sp2। sp2 आ गया तो ठीक है, तो इसके पास अभी भी एक वैकेंट पी होगा। अपन उस वाले कंसेप्ट से जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे कार्बन प्लस का, फिर अपन लास्ट में अपन को ये पता चल जाएगा कि लास्ट वाला एक पी वैकेंट होगा। तो ये वैकेंट पी हमने ऊपर बना दिया, और ऑक्सीजन का लोन पेयर हमने एक पी ऑर्बिटल में दिखा दिया है। तो अब ये वाला जो पी ऑर्बिटल यहाँ पड़ा हुआ है बोलेगा चलो 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 कुछ नहीं, अपन पाई बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना देते हैं? पाई बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड बोलेगा इलेक्ट्रॉन चलो इधर आओ, अपन पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो कुछ नहीं, अगले वाले स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे यही बनाया हुआ है। इसी का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है कि ये इसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, इसको डोनेट किया, और अपना एक इलेक्ट्रॉन नीचे उतारा। तो इसके पास इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन, पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की कमी दूर हो गई। क्या हो गई? दूर हो गई। तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना जब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उतारा तो एक इसे दे दिया और एक अपने पास ही रखा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ से पहले ही पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के इसका रखा हुआ है। तो आपको दोनों ही मॉलिक्यूल मिल सकता है, ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो मैंने नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये होता है कि ये रेजोनेंस तभी करता है x इक्वल टू वाई, वाई पे प्लस हो। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y का ज़्यादा होना चाहिए x से। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है जब भी इसमें सॉरी बाहर चला गया मैं, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल कराना है तो ये कंडीशन होता है कि अगर ऐसा x डबल बॉन्ड y प्लस है तो इसमें y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, इसकी y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर x से ज़्यादा है तो वो बोलेगा अरे मेरे पे प्लस चार्ज तूने कैसे किया, ये डबल बॉन्ड मुझे दे। तो वो फटाक से अपने डबल बॉन्ड उठाएगा, ऊपर अपने ऊपर ले लेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर से हट जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिर से वापस आ जाएगा। जैसे अपन ने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि यहाँ पे कैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, कैसे क्या हुआ। अगर मैं जैसे चीजें बता रहा हूँ तुम धीरे धीरे बार बार रिवाइंड करके कंसेप्ट वाइज एक बार तुमने जहाँ पकड़ा, और ये वीडियो तुम तभी देखना जब तुम्हारा वो हाइब्रिडेशन वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बोलूँगा तभी तुम्हें ये वीडियो देखने के लिए। अब अपन आ जाते हैं थोड़ा बिगर पिक्चर पे। मैं लेक्चर फ्लो पहले ही प्रिपेयर कर लेता हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों को सामने क्या कहा जाता है, मैं लिखूँ फिर तुम पढ़ो, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसे पहले ही प्रिपेयर कर लेता हूँ। हाँ तो अपन चलते हैं इस वाले पार्ट पे।
ओ सॉरी 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 भाई, तुम लोग भी डर रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है आपने इतना सारा? कुछ नहीं है भाई, कंसेप्ट है, तुम भी जब पढ़ोगे मुझे भी अपने टाइम में लगता था कि भाई सर ने क्या ही पढ़ा रहे हैं, सर क्या ही कर रहे हैं। बस चीजें चीजें धीरे धीरे चीजों को रिलेट करते जाओ और मजा लेके पढ़ो। और जैसे मैं ऑर्गेनिक तुमको दिखा रहा हूँ वैसे देखने का कोशिश करो, फिर तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। मैं यहाँ पे वीडियो को ब्रेक करता हूँ और अपन इसके आगे रेजोनेंस में सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।